नमस्कार, स्वागत है आपका टी1बी सीरीज चैनल पर। आज इस सीरीज का 20वां सेट होने वाला है ना। आज 20th है ना सेट हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में। कहां पे? मक्का में हुआ था। मक्का आप लोगों को पता होगा कहां पे है? सऊदी अरब में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे वही इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक, हजरत मोहम्मद साहब। ओके। अब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुई। कब हुई? 610 ईस्वी में। और कहां पे हुई? तो हीरा नामक जो गुफा थी उसी के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक गुफा के अंदर। ठीक। नेक्स्ट है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। कब हुई? 622 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ना। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। ओके। आगे है, मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना और पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था, है ना। माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था। क्या था? खदीजा था। यह एक विधवा महिला थी, है ना। और बाद में मोहम्मद साहब जी ने इनसे शादी कर ली थी। ठीक। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। और कहां पे? मदीना में। ठीक। इनको मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई और यहीं पे इनको दफनाया गया। ठीक। जन्म मक्का में और मृत्यु मदीना में। ये दोनों प्लेस कहां पे हैं? तो सऊदी अरब में। ठीक, सऊदी अरब में ये दोनों प्लेस हैं और ये बहुत फेमस हैं। किसके लिए? हज के लिए, है ना। इसको लोग यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं इन दोनों स्थल को बहुत पवित्र स्थल मानते हैं, है ना। और हज के लिए जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वह सऊदी अरब में यहीं पे जाया करते हैं, मक्का और मदीना में। ठीक। आगे है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए। तो जो मोहम्मद साहब थे इनके उत्तराधिकारी जो हुए उनको खलीफा कहा जाता है। ठीक है, इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो सब खलीफा कहलाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, है ना, इंपॉर्टेंट है। खलीफा, है ना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पे है? तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है ना। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। और ये मरुस्थल स्थित कहां पे है? सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी बेसिकली उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ना। ये लगभग 11 देश इसके अंतर्गत आते हैं। यह 11 देशों को कवर करता है ना। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। वो कौन कौन से देश हैं? वो हैं जैसे आपका ये मोरक्को हो गया, है ना, ट्यूनीसिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, है ना, मिस्र हो गया, चाड हो गया, लीबिया, सूडान, है ना। ठीक। और पश्चिमी सहारा एक देश है। तो ये सारे देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक। आगे, गोबी मरुस्थल कहां पे स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वह चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में, है ना। अब कालाहारी मरुस्थल कहां पे स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है यह बेसिकली दक्षिण, है ना, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पार्ट में स्थित है। कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पार्ट में ये कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और यह बेसिकली 3 देशों के अंतर्गत आता है जिसमें बोत्सवाना, है ना, नामीबिया और अफ्रीका,
है ना। ये तीनों कंट्रीज हैं जिसके अंतर्गत कालाहारी मरुस्थल आता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल को कहा जाता है। किसे? आटाकामा मरुस्थल, है ना। और यह कहाँ पे है? तो आटाकामा जो मरुस्थल है यह चिली में, है ना। बेसिकली जो एंडीज पर्वत है उसी में यह जो है आटाकामा मरुस्थल स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल मीन्स जो ठंडा मरुस्थल, यानी जो ठंडा प्रदेश है ना। तो सबसे ज्यादा जो ठंड रहती है वह यहीं पे, कहाँ पे? गोबी मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? चीन और मंगोलिया में है ना। एशिया की बंजर भूमि किसे कहा जाता है? तो थार मरुस्थल जो है उसे एशिया की बंजर भूमि कहा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि थार मरुस्थल सिर्फ भारत में ही नहीं स्थित है, इसका कुछ पार्ट अफगानिस्तान के अंतर्गत भी आता है। ठीक, थार मरुस्थल का कुछ पार्ट पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। ज्यादा पार्ट भारत में है लेकिन पाकिस्तान के अंतर्गत भी कुछ पार्ट इसका आता है। ठीक, आगे दक्षिण एशिया का जो बड़ा मरुस्थल है वो क्या है? तो थार है ना। थार मरुस्थल जो है वह दक्षिण एशिया का एक बड़ा मरुस्थल है। आगे है ग्रेट इंडियन डिजर्ट किसे कहा जाता है? तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो है वह थार को कहा जाता है। जो थार मरुस्थल है उसे ही ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है। ओके, आगे राज्य के नामों की सूची एवं उसके राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में, है ना, पहली अनुसूची में वर्णित है। ठीक, आगे है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। कुल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक, आगे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? ठीक, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। कब? 21वां संविधान संशोधन, है ना, 1967 में हुआ था। याद रखना, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और इसी के थ्रू सिंधी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे है नमक। नमक क्या है? नमक बेसिकली नाम है भाषाओं का। ठीक है, न से हो गया नेपाली, म से मणिपुर और क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी यानी नमक को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? तो नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 1992 में जोड़ा गया। कब? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भारत के संविधान की 8वीं भाषा, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट है बोडोमास। बोडोमास मीन्स बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, ये 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को मिलाकर हम लोगों ने क्या बनाया? बोडोमास। ठीक, 60 टिक याद करने का। तो बोडोमास को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह 92वां संविधान संशोधन, है ना, जो कि 2003 में हुआ था, उसी के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्त है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने। किसने? ल्यूवेन हॉक ने की थी। ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ना? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह नई दिल्ली है।
ठीक है। कल हम लोगों ने राज्य के बारे में पढ़ा था, तो राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसमें है? गोवा में है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है ना। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है वह नई दिल्ली की है। ठीक, ये हुआ आज आपका 20th सेट, है ना। ठीक, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।